हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेटर में। बायोलॉजी 2024-25 के लिए डेली स्मार्ट बायोलॉजी स्टडी एमसीक्यू सीरीज को ज्वाइन करके आप अपना प्रिपरेशन बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डेली शाम को 7 बजे राज एजुकेटर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ करके बायोलॉजी की छोटी छोटी बारीकियों से लेकर के लॉन्ग टर्म तक आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं। और इस चैनल के माध्यम से क्वेश्चन किस प्रकार से हल करते हैं एग्जाम में, ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। तो देर किस बात की, जुड़ना न भूलें। पहले क्वेश्चन से लेकर के अंतिम क्वेश्चन तक आंसर देने का यथासंभव प्रयास करे बच्चा। बहुत शानदार कंटेंट, बहुत शानदार डाटा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके तक पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार के जो डाटा हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है, महत्वपूर्ण है, इनको खोना नहीं है, इनको प्राप्त करना है। जुड़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। और पहला क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, जो 11th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या कहना चाहता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण कहाँ होता है। क्या कहता है, पहले ऑप्शन में वर्षण की अंतराली कोशिकाओं द्वारा, एड्रिनल कोर्टेक्स के द्वारा, एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा, या फिर थायराइड का पिछला भाग। चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर। इन चार ऑप्शन में से सटीक ऑप्शन अपना कौन सा है जो ये सिद्ध करता है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का स्रावण कहां से होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सिक्रीशन बाई गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। बात करते हैं किसके द्वारा गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का सिक्रीशन होता है। दीजिए करेक्ट आंसर। अपना प्रोसेस वही रहेगा, आपके पास में सोचने समझने और आंसर देने का जो निर्धारित समय है अपना, वो 5 से 10 सेकंड रहेगा। इसमें आपको सोचना भी है, समझना भी है और आंसर देने का यथासंभव प्रयास भी करना है। तो बच्चों ध्यान रखना, गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन होता है ये एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है। यहाँ पर अपना 3 नंबर ऑप्शन सटीक होगा, 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। एडिनोहाइपोफाइसिस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी हम यदि चर्चा करना चाहें तो आपको ध्यान रखना कि पीयूष ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, वो दो पार्ट्स में बंटी होती है। एक भाग होता है उसका एडिनोहाइपोफाइसिस और एक भाग होता है उसका न्यूरोहाइपोफाइसिस। बच्चों, एडिनोहाइपोफाइसिस को अग्रपाली के नाम से जानते हैं और न्यूरोहाइपोफाइसिस को पश्चपाली के नाम से जानते हैं। ये गोनेडोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये किसके द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि के एडिनोहाइपोफाइसिस या फिर अग्रपाली के द्वारा स्रावित होता है। तो अब याद रखना, 1 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अब इसी कड़ी में हम बात करते हैं बच्चों 2 नंबर क्वेश्चन की। और 2 नंबर क्वेश्चन आपको 11th एनसीईआरटी एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहता है कि FSH, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक बार फिर से आपके सामने रखा गया। FSH प्लस का LH हार्मोन जो है, इन दोनों को मिलाकर के किसके नाम से जानते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहना चाहता है कि FSH और LH जो हार्मोन होता है, यदि इन दोनों को मैं मिला दूं तो किसके नाम से जानेंगे। ऑप्शन नंबर 1 में कह रहा है कि आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानेंगे, इनको न्यूरो हार्मोन के नाम से जानते हैं, इन्हें गोनेडोट्रोपिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, या फिर इन्हें एंटी स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। सोचने समझने के बाद में आंसर देने का प्रयास करना है। सभी विद्यार्थियों के द्वारा आंसर आना चाहिए। कोई बात नहीं, 1-2 बार आपका आंसर गलत हो जाएगा, इसमें कोई झिझक की बात नहीं है। बार बार प्रयास को, मैं देखो आपको काफी समय से ये कहता आ रहा हूं, यदि आप बार बार प्रयास करेंगे, 1 बार 2 बार गलत करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक समय ऐसा आ जाएगा आप तुरंत करेक्ट ऑप्शन के पास में पहुंच जाएंगे, आपके टॉपिक लगातार क्लियर होते चले जाएंगे। तो बच्चा आपको याद रखना है, FSH जिसको फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, पुट्टक प्रेरक हार्मोन के जिस नाम से जानते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH हार्मोन होता है। इन दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। याद रखना यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। यह भी याद रखना है कि गोनेडोट्रोपिक हार्मोन 1 नंबर क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि गोनेडोट्रोपिक जो हार्मोन होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है, पीयूष ग्रंथि की एडिनोहाइपोफाइसिस या अग्रपाली के द्वारा स्रावित होता है। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। इसी कड़ी में देखो बच्चों बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की, महाकायता व अग्राती कायता किस कारण होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो महाकायता, अग्राती कायता, एक्रोमिगेली जो डिजीज होती है वो किसके कारण से होती है। देखो क्या कह रहे हैं, पिट्यूटरी का अतिस्रावण हो जाए, अल्पस्रावण हो जाए, या फिर थायराइड का अल्पस्रावण या थायराइड का अतिस्रावण हो जाए। 4 ऑप्शन 3 नंबर क्वेश्चन के आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको यह बताना कि महाकायता, अग्राती कायता, देखो ये जो महाकायता होता है ना, इसको कहा जाता है भीमकाय जैसा शरीर हो जाए। अग्राती कायता का अंदर का मतलब ये होता है कि इसमें व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा हो जाता है और कमर के अंदर कुबड़ आ जाती है। अब ये सारी की सारी बातें जो हैं मैं आपको हिंट के तौर पर बता रहा हूं। अब आपको ऑप्शन तक पहुंचना है कि अग्राती कायता और महाकायता, जिसको
एक्रोमेगेली के नाम से जानते हैं, वो किसके कारण से होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दीजिए करेक्ट आंसर। 3 नंबर ऑप्शन का सटीक ऑप्शन क्या होने वाला है? देखो बच्चों, याद रखना है, इसके बारे में भूल मत जाना। जब पीयूष ग्रंथि का जो हार्मोन होता है वो अत्यधिक मात्रा में स्रावित हो जाए तो महाकायता और अग्राह्यिक कायता जो होता है वो डिजीज हो जाती है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। इसी कड़ी में हम बात करते हैं 4 नंबर ऑप्शन की। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। पहले तो आपको बता देता हूं मैं, ये 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जैव विकास वाले टॉपिक से ये क्वेश्चन उठाया गया है। अब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से रामबाण साबित होने वाला है। यदि कोई कम्पिटेटिव एग्जाम में भाग लेने वाला अभ्यर्थी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़ रहा है, जिसने 2 या 3-4 कंपटीशन एग्जाम दे दिए, वो तुरंत समझ जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन है। देखो, विज्ञान की वह शाखा जो जिसमें किसका अध्ययन करते हैं, जीवाश्म का अध्ययन करते हैं, उसको इथोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसे ईरोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसे ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं, उसे पेलियोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। आपको 4 नंबर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। दीजिए करेक्ट आंसर कि इस क्वेश्चन का सटीक ऑप्शन कौन सा होने वाला है। शाबाश शाबाश, सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। आपके पास में समय अपना वही रहेगा, 5 से 10 सेकंड का समय आपके पास में काफ़ी होता है। 5 से 10 सेकंड का समय सोचने समझने और आंसर देने के लिए बिल्कुल आप पहुंच गए होंगे। इसका करेक्ट आंसर पेलियोंटोलॉजी हो जाएगा, यानी जीवाश्म विज्ञान होगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक हो जाएगा। विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाए, जीवाश्म का अध्ययन किया जाए, उसको पेलियोंटोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। जीन कोष यानी जीन पुल सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, इसे क्या कहते हैं? देखो, जब जीन पूल नहीं बदलते हैं, यानी जीन कोष जब नहीं बदलता है, सदैव अपरिवर्तित रहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? देखो क्या कह रहा है अगला, जेनेटिक बैलेंस कहा जाता है, फिजिकल बैलेंस कहा जाता है, या केमिकल बैलेंस कहा जाता है, यानी आनुवंशिक संतुलन, भौतिक संतुलन, रासायनिक संतुलन, या फिर रासायनिक साम्य कहा जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। इनमें 4 ऑप्शन में आपको कौन सा सटीक बैठता हुआ नजर आ रहा है कि जीन को सदैव अपरिवर्तित रहता है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? दीजिए करेक्ट आंसर। आनुवंशिक संतुलन होगा, भौतिक संतुलन, रासायनिक संतुलन, रासायनिक साम्य। बिल्कुल बिल्कुल, सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए। हाँ जी हाँ, याद रखना है, इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक होगा। जब जीन कोष नहीं बदलता हो, सदैव अपरिवर्तित रहता हो, तो उस स्थिति को, उस कंडीशन को आनुवंशिक संतुलन के नाम से जानते हैं, जेनेटिक बैलेंस के नाम से जानते हैं। तो 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। होमोसेपियंस जानते होंगे आप, होमोसेपियंस क्या है? तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस सेपियंस होता है। सर्वप्रथम विकसित हुआ, कहां पर विकसित हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ, अफ्रीका में, अमेरिका में, रूस में। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आपको यह बताना है कि होमोसेपियंस मानव सर्वप्रथम कहां विकसित हुआ था। बिल्कुल, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जैव विकास वाला टॉपिक जो है उसमें 12th एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है ये। दीजिए करेक्ट आंसर। होमोसेपियंस मानव सर्वप्रथम कहां विकसित हुआ? बिल्कुल, याद रखना बच्चों, इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। अफ्रीका के अंदर। कहां पर उत्पन्न हुआ था? अफ्रीका के अंदर उत्पन्न हुआ था। अब बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन, जैव विकास वाला टॉपिक से है ये। क्या कहता है कि निम्न में औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है। देखो क्या कह रहा है कि पेनिस्पर्मिया है, मृत ईस्ट है, बोगेनविलिया है, या फिर लाइकेन है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि इनमें औद्योगिक प्रदूषण का सूचक किसको मानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सोच के समझ के आंसर देना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। निम्न में औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है, तो बच्चों याद रखना है, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। लाइकेन को औद्योगिक प्रदूषण का सूचक माना जाता है। अब इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत ही शानदार, धमाकेदार, मसालेदार क्वेश्चन 8 नंबर रहेगा अपना। मले आर्कपेलेगो जो है उसके ऊपर कार्य करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? देखो, मले आर्कपेलेगो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैविका से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। डार्विन था, अल्फ्रेड वोलेस था, मेंडल था, लेमार्क था। सोचना समझना फिर आंसर देना है। मले आर्कपेलेगो पर कार्य करने वाला वैज्ञानिक कौन था? यदि कोई बच्चा इस क्वेश्चन को पहली बार सुन रहा है, पहले कभी पढ़ा हुआ नहीं है, समझ में नहीं आया, तो नोट्स में इसको स्टार 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 यानी 5 स्टार लगाते हुए लिखेंगे। ये बहुत ही नया क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो बच्चों इसके अंदर 8 नंबर क्वेश्चन का 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। अल्फ्रेड वोलेस जो है वह मले आर्कपेलेगो पर कार्य करने वाला साइंटिस्ट था। इसी कड़ी में बच्चों बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की। यह भी जैव विकास रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन है।
1938 के अंदर 1938 में दक्षिण अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई थी, जो कौन थी? सिलाकेंथी थी या सिलोकेंथी थी, पिलाकेंथी, टिलाकेंथी, मिलाकेंथी? चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, दीजिए करेक्ट आंसर। 1938 में दक्षिणी अफ्रीका में एक मछली पकड़ी गई थी, जो थी इनमें से कौन थी? बिल्कुल, यदि थोड़ा बहुत भी दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, तो बच्चों जिन्होंने नहीं पढ़ रखा नोट्स में डालना है इसको। सिलाकेंथी नामक मछली थी जो 1938 में दक्षिणी अफ्रीका के अंदर पकड़ी गई थी, और ये उभयचर की पूर्वज मानी जाती है। ये बात और याद रख लेना, उभयचर की पूर्वज मानी जाती है। अब देखो बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की। डीवरीज ने जैविक क्रम विकास से संबंधित अपना उत्परिवर्तन मत किस जीव पर शोध करते हुए दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि उत्परिवर्तनवाद सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन था, तो आपको ध्यान रखना है ह्यूगो डी वरीज नामक वैज्ञानिक था। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? जब किसी जीव की जीनी संरचना में अचानक बदलाव हो जाए तो उस स्थिति को उत्परिवर्तन कहते हैं। उत्परिवर्तन किसके कारण से हो सकता है? तो उत्परिवर्तन जिन कारकों के कारण से होता है उन्हें उत्परिवर्तन जन के नाम से जानते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सरे यानी अक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, ये सारी जो चीजें होती हैं इसके कारण से म्यूटेशन हो सकते हैं। अब ह्यूगो डी वरीज नामक वैज्ञानिक ने जैविक क्रम विकास में जब उत्परिवर्तन मत सिद्धांत दिया था, उस समय किस जीव के ऊपर अपना शोध किया था? ऑप्शन नंबर 1 कहना चाहता है इवनिंग प्रिमरोज, पाइसम सेटाइवम, ड्रोसोफिला या फिर एल्थिया रोजिया। ये चार ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का सटीक आंसर क्या होगा? सभी विद्यार्थियों के द्वारा आंसर आना चाहिए। बिल्कुल शाबाश बच्चा, बहुत अच्छी बात है। देखो इसके अंदर 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। इवनिंग प्रिमरोज जो है उसके ऊपर ह्यूगो डी वरीज ने अपना प्रयोग किया था। इसी कड़ी में बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। बहुत ही साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन होने के साथ साथ में ये क्वेश्चन कंपटीशन की एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आग लगा देने वाला क्वेश्चन है। यदि रुधिर में एडीएच, अब देखो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको कहा जाता है, की मात्रा कम हो जाए तो मूत्र की मात्रा अप्रभावित रहती है, कम हो जाती है, बढ़ जाती है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। 11 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यदि रक्त के अंदर एंटी डायूरेटिक हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो मूत्र की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल दीजिए करेक्ट आंसर 11 नंबर क्वेश्चन का। देखो हिंट मैं बता देता हूं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या काम करता है? डीसीटी, याद है क्या? डीसीटी नेफ्रॉन का एक कुंडलित भाग होता है जिसको दुरस्थ कुंडलित सिरा कहते हैं, जिसको डीसीटी के नाम से जानते हैं। ये जो डीसीटी है या फिर नेफ्रॉन का लास्ट पार्ट जो होता है, अंतिम भाग जो होता है, वहां पर एंटी डायूरेटिक हार्मोन जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है या जल का पुनः अवशोषण करता है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो मूत्र में जल की मात्रा बढ़ जाएगी, मूत्र की मात्रा फिर बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा, यानी क्या हो जाता है? मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। बिल्कुल देखो इस हार्मोन को किस किस के नाम से जानते हैं, एक बार फिर से बात करेंगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वेसोप्रेसिन हार्मोन के नाम से जानते हैं बच्चों, इसे पिट्रेसिन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, इसे मूत्र विरोधी हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। 4 नाम दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, वेसोप्रेसिन, पिट्रेसिन, इसे मूत्र विरोधी हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। अब बच्चों इसी कड़ी में हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। मूत्र की सांद्रता का नियंत्रण कौन करता है? बिल्कुल देखो ऑक्सीटोसिन, एडीएच, एमएसएच, एमएसएच और क्या कह रहा है? एसीटीएच, एसीटीएच, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, एमएसएच, एसीटीएच। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। यदि 11 नंबर क्वेश्चन के बारे में अच्छा सा समझा है तो आप तुरंत पहुंच जाएंगे और मैं सीधा ही आंसर के पास में जाऊंगा, यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन। यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा, यानी 2 नंबर ऑप्शन सटीक रहेगा। एडीएच जो हार्मोन होता है वो मूत्र की सांद्रता का कंट्रोल करता है। अब बच्चों इसी कड़ी में हम बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की। फॉलिकल प्रेरक हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो क्या कहता है ऑप्शन नंबर 1 में, पीयूष ग्रंथि है ना, उसका पश्च भाग यानी न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है, जनन ग्रंथियों के द्वारा होता है, थायराइड ग्रंथि के द्वारा होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि के अग्रपिंड के द्वारा होता है, यानी एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा होता है। यदि 1 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन ध्यान में है तो बच्चा तुरंत आंसर के पास में पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन रिपीट हो गया अपने आप में एक प्रकार से। बच्चों याद रखना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में हम क्या बोलेंगे? FSH। फिर मैंने एक बात और बताई थी, इसका पड़ोसी कौन है?
इसका साथी कौन है, LH, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं। बच्चों इन दोनों हार्मोन को गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है, जो पीयूष ग्रंथि के अग्र पिंड के द्वारा यानी एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है। तो 13 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। अब बात कर लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की, जो आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से दर्शन दे रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बच्चा, ध्यान देना। पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है, एड्रिनल करता है, पीनियल करता है, थायराइड करता है। 4 ऑप्शन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे। दीजिए करेक्ट आंसर। पिट्यूटरी ग्रंथि का नियंत्रण कौन करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने जाना था पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। चलो बच्चों चर्चा कर ही लेते हैं इसके बारे में। थोड़ी सी चर्चा इस प्रकार से रहेगी अपनी, ध्यान देना, सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना और समझना है। ये जो हाइपोथैलेमस है, पहली बात तो आपको ये समझना है कि इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर ऑप्शन होगा। बिल्कुल। देखो हाइपोथैलेमस जो होता है इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। यानी पीयूष ग्रंथि का प्रधान केंद्र किसको कहा जाता है? हाइपोथैलेमस का कहा जाता है। देखो बात को समझना, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि जो होती है बच्चा, ये अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण व नियमन करती है, लेकिन हाइपोथैलेमस पीयूष का नियंत्रण करता है। इसलिए पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं और हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। पीयूष का प्रधान केंद्र जिसको कहा जाता है। याद रखना, हाइपोथैलेमस जो होता है ताप, देखो भूख प्यास निद्रा ताप काम भावना उत्तेजना, इन कामों का भी कंट्रोल करने का काम है करता है। हाइपोथैलेमस के द्वारा बच्चा 10 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं और ये 10 प्रकार के हार्मोन जाकर के कौन सी ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं? पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर अपना 1 नंबर ऑप्शन सटीक रहेगा। इसी कड़ी में बच्चों बात कर लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की, सेला ट्रसिका क्या है? यदि बच्चों ने पीयूष ग्रंथि के बारे में अच्छे से जाना है तो सेला ट्रसिका के बारे में आराम से बता देंगे कि सेला ट्रसिका क्या होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या कहना चाहते हैं? देखो पढ़ते हैं इसको। मस्तिष्क में एक गर्त होता है जिसमें पीयूष ग्रंथि स्थित होती है। खोपड़ी में एक गर्त होता है जिसमें कान स्थित होते हैं। वृषण का बाह्य आवरण होता है। एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। दीजिए करेक्ट आंसर, सेला ट्रसिका क्या होता है? तो बच्चों याद रखना, हाइपोथैलेमस के तल में स्पिनोइड अस्थि में एक गर्त पाया जाता है, एक गड्ढा पाया जाता है जिसको सेला ट्रसिका कहते हैं और उसमें पीयूष ग्रंथि मटर के दाने के समान लटकी रहती है। यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। एक बार पुनः सुन लो, पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? हाइपोथैलेमस के तल में पाई जाती है। हाइपोथैलेमस के तल में एक बोन होती है जिसको कहते हैं स्पिनोइड बोन, और उसके अंदर एक गड्ढा होता है, गर्त होता है जिसको कहते हैं सेला ट्रसिका। और सेला ट्रसिका में मटर के दाने के समान कौन लटकी रहती है? पीयूष ग्रंथि लटकी रहती है। तो अपने 15 नंबर का 1 नंबर ऑप्शन सटीक हो जाएगा। इसी कड़ी में 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन का निर्माण होता है। हार्मोन का निर्माण होता है बच्चों, पहले तो देखो डाउट क्लियर कर देता हूं मैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस कोई हार्मोन स्रावित नहीं करता है। देखो एडिनोहाइपोफाइसिस कई प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, लेकिन एनसीईआरटी स्पष्ट लिखती है कि न्यूरोहाइपोफाइसिस कोई हार्मोन स्रावित नहीं करता है, खुद कोई निर्मित नहीं करता है, हार्मोन का निर्माण नहीं करता है, लेकिन ये क्या काम करता है? अन्य भागों से निर्मित हार्मोन का संग्रह करता है। इस न्यूरोहाइपोफाइसिस का एक भाग होता है जिसको पार्स नर्वोसा के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से जानते हैं? पार्स नर्वोसा के नाम से जानते हैं। ये पार्स नर्वोसा क्या काम करता है? मैं सीधा आंसर के पास में जाता हूं समझाने के साथ साथ में। देखो क्या कह रहा है, सुप्रा ऑप्टिक और पेरावेंट्रिकुलर केंद्र जो होते हैं उनके द्वारा स्रावित हार्मोन का संग्रह करता है। संग्रह करने के बाद में उसका क्या कर देता है? वो सिक्रीशन कर देता है या स्रावित कर देता है। तो इस प्रकार से 16 नंबर क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा। सुप्रा ऑप्टिक पेरावेंट्रिकुलर केंद्र के द्वारा 2 हार्मोन स्रावित होते हैं जिन्हें वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन के नाम से जानते हैं, और वो किसके द्वारा स्रावित होंगे? बाद में न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होंगे। अब देखो बात कर लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की। ICSH हार्मोन किस पर क्रिया करता है? लेडिंग की कोशिकाओं पर करता है, सर्टोली कोशिका पर करता है, स्पर्मेटिड पर करता है, स्पर्मेटोगोनिया पर करता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थियों के द्वारा आंसर आना चाहिए। ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसकी फुल फॉर्म होती है।
इसको अंतराली कोशिका प्रेरक हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। देखो बच्चों, ये लीडिंग कोशिका के ऊपर काम करता है। लीडिंग कोशिका को अंतराली कोशिका के नाम से भी जानते हैं। और लीडिंग कोशिका जो है, यदि इस हार्मोन के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करती है तो आपको ध्यान होगा, लीडिंग कोशिका के द्वारा हार्मोन जो स्रावित होता है उसको एंड्रोजन हार्मोन के नाम से जानते हैं। उसे एनसीईआरटी एक नाम लिखती है, पूंजन हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के नाम से जानते हैं। बिल्कुल। अब बात करते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन की। हार्डी विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाला घटक कौन सा है? 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हार्डी विनबर्ग को प्रभावित करने वाला, देखो जीन प्रवाह है, जिसको जीन पुल के नाम से जानते हैं, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक विचलन, उपरोक्त सभी। हार्डी विनबर्ग ने एक समीकरण भी दी थी, पी स्क्वायर प्लस का 2pq प्लस का क्यू स्क्वायर बराबर का 1। ये समीकरण किसकी थी? हार्डी विनबर्ग की समीकरण थी। तो बच्चों याद रखना, इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा, यानी इसको जीन प्रवाह भी प्रभावित करेगा, उत्परिवर्तन भी प्रभावित करेगा, आनुवंशिक विचलन भी करेगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। बिल्कुल। अब बात करते हैं इसी कड़ी में 19 नंबर क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर जेविकास टॉपिक 12th एनसीईआरटी का आपको धमाकेदार दिखाई दे रहा है। ट्राइरेनोसोरस रेक्स की लगभग ऊंचाई कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शब्द को नोट्स में अच्छे से लिखना। ट्राइरेनोसोरस रेक्स की लगभग ऊंचाई कितनी थी? 20 फीट थी, 10 थी, 15 थी, 5 थी। 12th एनसीईआरटी क्वेश्चन जेविकास टॉपिक से ये क्वेश्चन मैंने बनाया है। ध्यान देना, ट्राइरेनोसोरस रेक्स की ऊंचाई कितनी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन, यानी कितनी थी? 20 फुट थी। अब बच्चों देखो, आपके सामने 20 नंबर क्वेश्चन आपको मोबाइल स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। विशाल डरावने कटार जैसे दांत वाला था। देखो 4 ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, डायनासोर, ट्राइरेनोसोरस रेक्स, इक्थियोसायस और ड्रायोपिथिकस। इन 4 ऑप्शन में से विशाल डरावने वाले कटार जैसे दांत किसके थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक बार फिर से मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये भी आपको नोट्स में लिखना है। बच्चों इसके अंदर 2 नंबर ऑप्शन अपना सटीक रहेगा, जिसकी ऊंचाई मैंने 20 फीट बताई थी, जिसको ट्राइरेनोसोरस के नाम से जानते हैं। बच्चों इसके दांत जो थे वो विशाल डरावने और कटार जैसे दांत दिखाई देते थे। इस प्रकार से आज की इस बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में आपको मिले टॉप 20 एमसीक्यूज। लगातार इस प्रकार से यदि आप बने रहेंगे तो नए नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। ये इस चैनल का आपके साथ में दावा रहेगा। बस काम ये करना कि लगातार आपको साथ में बने रहना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आता है वो कमेंट में पूछ लिया करो बेझिझक, इसमें कोई बात नहीं है कि हम पूछें नहीं पूछें, पूछे तो क्या होगा, नहीं पूछे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन पूछोगे तो क्वेश्चन का आंसर तुरंत मिलेगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। इस चैनल का लक्ष्य ये है कि बिना किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, डाउट सोल्व आउट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। हर प्रकार की चीज़ों को हमें जानना है, बायोलॉजी की खोपड़ी में हमें छेद करना है। बिल्कुल। अब इसी प्रकार की बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में फिर मिलेंगे। आपको कमेंट में जरूर बताना है कि आज आप टॉप 20 क्वेश्चन में से कितना ठीक कर पाए। इसी प्रकार बेहतरीन ऑनलाइन क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।